अरे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में महत्वपूर्ण धाराओं पर हमने चर्चा की। शुरुआत में हमने आपको बताया कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हमने आपको धारा 1 से शुरुआत की, फिर धारा 2 बताई, धारा 2 के सभी खंडों पर चर्चा हुई, फिर इसके बाद धारा 3 के खंड 5 पर चर्चा हुई, फिर हमने आपको सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया। हमने विधि विरुद्ध जमाव के बारे में भी आपको बताया। ये सारी कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के वीडियोस में आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमने आपको सामान्य अपवाद के बारे में बताया, जो धारा 14 से लेकर के 44 के बीच में था। इसमें हमने उन सभी परिस्थितियों के बारे में आपको बताया कि जहां पर हमें कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है। फिर हमने सम्मति के बारे में आपको बताया था इसी चैप्टर में, सम्मति से किए गए कार्य यानी सम्मति को डिफाइन किया गया। फिर हमने आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ये बताया। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हमने आपको शरीर और संपत्ति के बारे में बताया, इनकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कैसे हो सकता है। फिर हमने आपको चर्चा की घातक हमले के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस। यहाँ तक हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं पूर्व की कक्षाओं में। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ बनेंगे और आने वाले समय में हम उन क्वेश्चंस की सीरीज लेकर भी आएंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें कि क्वेश्चंस कैसे परीक्षाओं में आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जहां आवश्यक था मैंने केस भी बताया आपको, और जहां आवश्यक नहीं है वहां केस की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी ज्ञान हमें ही है या हमारे जैसे लोगों को है। अगर हम कहें कि ज्ञान हम ही को प्राप्त हो गया तो हम कोई परम ज्ञानी नहीं है, हम आपके जैसे ही हैं। हम में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमने पूर्व में कुछ पढ़ लिया, कुछ अनुभव हो गया। आप भी जब पढ़ लोगे, अनुभव हो जाएगा, आप भी बराबर हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये हमने धाराएं पढ़ी हैं, अब इनके हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, और क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि परीक्षा का लेवल क्या है, परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आप पढ़ते चले जा रहे हो, यही नहीं पता क्या आना है, उसको पढ़ने का तरीका सीख जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। आज हम इसी क्रम में आगे चल रहे हैं और हम इस क्रम में अब एक और पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं, वो है दुष्प्रेरण के विषय में। ठीक है, आइए देखते हैं, हम नए अध्याय की तरफ चलते हैं। और नया अध्याय है दुष्प्रेरण के विषय में, अबाउट अबेटमेंट। दुष्प्रेरण के विषय में, ठीक है। अब इसमें हमें अभी तत्काल में जो दो धाराएं पढ़नी है वो है धारा 45। इसमें कहा गया है किसी बात का दुष्प्रेरण। और दूसरी धारा हमको पढ़नी है धारा 46, जिसमें हमने पढ़ना है दुष्प्रेरक। ठीक है, तो किसी बात का दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक, ये दोनों बातें ध्यान देनी है। दुष्प्रेरक माने अबैटर। अब ये अगर हम आईपीसी की धारा की बात करें यहां पर, तो ये आईपीसी की धारा हमारी कौन सी है? आईपीसी का सेक्शन है 107। और यहां बात करते हैं तो ये है आईपीसी का सेक्शन 108। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान देना है। अब इन बातों को पढ़ने के लिए एक एक धारा के अंदर हमें प्रवेश करना होगा। और क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करने चल रहे हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं और इसमें क्या बातें हमें याद करनी है, उदाहरण क्या है। आइए देखते हैं, किसी बात का दुष्प्रेरण, धारा
107 आईपीसी और धारा 45 बीएनएस। दोनों में क्या कहा गया है? किसी बात का दुष्प्रेरण। इसमें कहा गया है कि किसी बात के दुष्प्रेरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को, पहला पॉइंट, उकसाना। दूसरा पॉइंट है षड्यंत्र द्वारा। और तीसरा है सहायता द्वारा। यानी किसी व्यक्ति को उकसा करके, टाइसिस, और षड्यंत्र बाय कॉन्स्पिरेसी। तीसरा है सहायता के द्वारा या बाय एडिंग, उकसाने द्वारा या उकसाने द्वारा। तीन कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य इन प्रक्रिया के द्वारा करता है तो कहा जाता है कि वह किसी बात का दुष्प्रेरण करता है। यानी दुष्प्रेरण की परिभाषा है, किसी बात का दुष्प्रेरण कैसे माना जाएगा? जब कोई व्यक्ति कोई कार्य उकसा करके या षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा करता है तो कहा जाता है कि वह किसी बात का दुष्प्रेरण करता है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे, जैसा लिखा हुआ है उकसाने द्वारा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? उकसाने द्वारा। इसी क्रम में है जैसा क्रम भी लिख रहा हूं। हालांकि जुडिशियल एग्जामिनेशन में तो ये भी आ जाता है कि 45 के किस खंड में है ये उकसाने वाला, षड्यंत्र द्वारा किस खंड में है, लेकिन आपका लेवल उतना नहीं है, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है, समझना है खाली उकसाने द्वारा। उकसाने द्वारा क्या है? अब देखिए, कोई व्यक्ति जब क्या करता है, कोई व्यक्ति कोई बात करता है, कोई ऐसी बात करता है जिससे प्रभावित होकर या उत्तेजित होकर वह कोई अपराध करता है या प्रयत्न करता है तो कहा जाता है कि वह उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण कर रहा है। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को, कोई व्यक्ति माने एक फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति, कोई ऐसी बात जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, से और लिख देता, कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति से ठीक है, ये सेकंड पर्सन हो गया। यानी कोई ऐसी बात किसी व्यक्ति से करता है जिससे वह प्रभावित या उत्तेजित होकर के वह कोई अपराध करता है। यानी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए बी से ऐसी कोई बात करता है जिससे वो क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, और उस उत्तेजना में या उस प्रभाव में कोई अपराध करता है तो कहा जाएगा ए ने उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण किया है। ए ने उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया है। अब देखो कि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, तो कहते हैं भांति भांति के लोग। भांति भांति के लोग का मतलब है कि बहुत प्रकार के लोग हैं। यू कैन नॉट इमेजिन द मेंटल स्टेटस। कुछ नहीं आप समझ सकते। वो आपके साथ हैं, आपके साथ खाना खा रहे हैं, हो सकता है उनका अगला टारगेट आपको जान से मारना हो सकता है वो आपके साथ कोई बड़ा छल करने जा रहे हो। यू कांट इमेजिन। समाज ऐसी ही विसंगतियों से भरा पड़ा है, तभी तो अपराध का जन्म होता है, तभी तो धोखाधड़ी होती है। ये तो कैसे होगा?
जिस थाली में आप खाते हो उसी में छेद करते हो, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे लोग हैं इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये अपराध दुष्प्रेरण इसीलिए बना है, बाकी कैसे बनता? जो बनाने वाले हैं दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जिन्होंने किताबें लिखी उन्हें ये पता है ये होगा, इसलिए इसे अपराध बना दो। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई किसी व्यक्ति को उकसाता है और उकसाने के फलस्वरूप कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है या अपराध करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया। ये हो रहा है। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक व्यक्ति ए है, ये बी को उकसाता है, यानी ए क्या करता है? उकसाता है, उकसाता है इसको बी को। क्या उकसाता है? कि वह क्या करे? सी को मार दे, सी को मार दे, जान से मार दे, मानना मत, जान से मारना। क्या उकसाता है? कहता है कि सी, ए बी से कहता है कि सी का चक्कर उसकी बहन डी के साथ में चल रहा है। ये उकसाता है कि सी और डी के बीच में अवैध संबंध है, संबंध है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम्हारी जगह होता तो सी की हत्या कर देता। यह ये कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को डी को सी के साथ में अवैध क्रियाकलाप करते हुए देखा है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसकी सी की हत्या कर देता। तुम अगर ना कर पा रहे हो तो हमसे कहो, अगर तुम्हारे अंदर कायरता है, नामर्दगी है, हमसे बोलो, हम बोटी बोटी काट डालेंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? उकसाना। अरे भैया, उसकी बहन का मैटर है, उसको आप बता दीजिए। अब जान से मारने का प्रोजेक्ट क्यों शुरू कर दिया? आप अपराध करने के लिए उकसा रहे हो, ध्यान देना। और इस उकसाहट में बहन की बात आएगी तो आदमी का खून खौल जाता है। बहनों को पता चल जाएगा भैया का चक्कर किसी लड़की से है, उनका खून नहीं खोलता, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर है, महिलाओं से इज्जत का मूल्यांकन होता है। कोई बात होती है, उनका रेप हो गया, छेड़खानी हो गई, पुलिस के पास मत जाओ क्योंकि बदनामी हो जाएगी, और लड़के ने रेप किया, लड़के ने किया, उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ये समाज की बड़ी अजीब सी स्थिति है, इसी बात को ध्यान देना है। अब ए ने सी बी को उकसाया और बी ने क्या किया? बी ने, ध्यान दीजिएगा, बी ने सी की हत्या कर दी। समझिएगा, उकसाया और इसने कर दिया। अब यहां क्या बनेगा? न्यायालय में जब भी सजा वगैरह जो भी कुछ होगी तो क्या होगा कि बी सी की हत्या का दोषी है। अगर न्यायालय इस बात को समझ जाएगा और सब सबूत गवाह हो जाएंगे तो उसको दोषी ठहरा देगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? ए सी की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है। दोनों अपराध क्लियर हो रहे हैं? दो अपराध हो गए आपके सामने। अब ये बात अलग है, अभी हम आपको आगे चर्चा करेंगे सजा क्या मिलेगी, ए को क्या सजा मिलेगी, बी को क्या मिलेगी, ये अलग विषय है, अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अपराध आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बी सी की हत्या के अपराध का दोषी है क्योंकि उसने मारा है। लेकिन ए क्या दोषी है? ए है सी की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी, तो इनकी भी सजा होगी, इनको भी अपराध में माना गया है। आपको उकसाने द्वारा मेरी समझ में क्लियर हो गया, ठीक है।
अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है? षड्यंत्र द्वारा। दूसरा है षड्यंत्र। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र के बारे में समझ लें पहले कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के लिए परस्पर सहमत होते हैं इसे कहा जाता है षड्यंत्र। Two or more people are interested to do some illegal activity. They are agreed on the point. This is conspiracy. अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए परस्पर सहमत होते हैं तो क्या कहलाता है? ये षड्यंत्र कहलाता है। और वो क्या कहते हैं? इस षड्यंत्र द्वारा कोई अपराध करना ये दुष्प्रेरण है। यानी जो षड्यंत्र में शामिल हैं वो कोई और चीज करने जा रहे हैं और वो क्या कहलाएगा? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, बाय कॉन्स्पिरेसी। एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? ए और बी ये दोनों लोग क्या करते हैं? चरस, गांजा, हेरोइन का व्यवसाय करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? षड्यंत्र हो गया, क्योंकि अगर ये लोग परस्पर सहमत नहीं होंगे तो ये व्यवसाय हो ही नहीं पाएगा। इफ टू और मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन अ इलीगल एक्टिविटी, इफ दे आर एग्रीड, इनमें सहमति ना होती तो ये क्या है? इनको बेचने का काम करना ही अवैध काम है। ये तो लीगल नहीं है, कोई लीगल एक्टिविटी नहीं है। चरस गांजा बेचना ये क्या है? अवैध कार्य है। परिभाषा आपकी कहती है कि इनके बीच में क्या हो गया? षड्यंत्र हो गया। अब ये क्या कहते हैं कि ये किसको बेचेंगे? स्कूल के बच्चों को बेचेंगे। स्कूल के बच्चों को बेचेंगे। ये इसलिए परस्पर सहमत हैं कि हम स्कूल के बच्चों को चरस, गांजा, अफीम बेचेंगे। ध्यान दीजिए इस बात को, ये साधारण चीज नहीं है। बहुत इजी एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोशिश करिए समझने की। ये लोग ये काम करते हैं और ये क्या करते हैं? इसको सोचते हैं कि हम इसको बच्चों को बेचेंगे। तो ये क्या हो गया? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हो गया। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, क्योंकि किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत है तभी व्यवसाय चल रहा है और उससे उन्होंने क्या किया? बच्चों को बेचेंगे, नई पीढ़ी को खराब करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट क्राइम। इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। ठीक है, को याद रखना है कि अगर अवैध कार्य को करने के लिए, अवैध कार्य को करते हैं और उसको इसकी और अपराध के लिए करने के लिए सहमत होते हैं तो वो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का। आइए तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। अब सहायता द्वारा दुष्प्रेरण क्या है? तीसरा है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने में सहायता प्रदान करे, क्या करता है? जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने में
करने में सहायता पहुंचाता है, पहुंचाता है। तो क्या कहलाता है ये? सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, बाय एडिंग, अबेटमेंट बाय एडिंग। अब कोई व्यक्ति सहायता द्वारा कैसे दुष्प्रेरण करेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को सहायता पहुंचा दे, ये लो चाकू, ये लो भाला, ये लो रिवॉल्वर, और फिर वो व्यक्ति उस सहायता से जो है क्या करे? अपराध कर दे। ये क्या कहलाएगा? सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। एग्जाम्पल लीजिए इसका। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये लोग कहीं पर बैठे थे होटल वगैरह में, किसी मुद्दे पर चर्चा हो गई। ये बीजेपी का आदमी है, ये मान लो किसी और पार्टी का, कांग्रेस मान लो पार्टी के आदमी, इसने राहुल गांधी को कुछ बोल दिया, आम भाषा बोली जाती है। इसने नरेंद्र मोदी को बोल दिया कुछ, फिर इसने जो है खड़गे को बोल दिया, फिर इसने जो है योगी को बोल दिया। और ये भाई साहब जो है योगी के यहाँ से आए थे गोरखपुर से, गुस्सा में आ गए। ये उठे और इनने जो है इसको झापड़ रसीद कर दिया, तो झापड़ मारे। ये उठा, भी इसको मारा। अब मारपीट ऐसे हो गई कि इन दोनों के बीच में क्या हो गई? उठा पटक चलने लगी, उठा पटक। होटल वाले तमाशा देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं आजकल। बचाने का प्रयास कोई नहीं करता, वीडियो बना रहे हैं, भैया बनाओ वीडियो। इसी दौरान क्या हुआ कि ये बकवास हो रही थी, तब तक बी का एक दोस्त आ गया। और जो बी का दोस्त आया, ध्यान दीजिएगा, बी का दोस्त आ गया, उसने क्या किया? तो दोस्त आया, उसने जो है चाकू दे दिया, चाकू दे दिया। अभी झापड़ और हाथ पैर लात इसी की बात हो रही थी, चाकू पा गया बी, और बी ने चाकू मार दिया खट से इसको। बी ने 3 बार चाकू का प्रहार किया, ध्यान दीजिए। इससे क्या हुआ? ए मर गया। ये है मामला आपके सामने। अब देखिए इसने सहायता की है, ये क्या कार्य कर रहा है? जो चाकू दे रहा है क्या कर रहा है? सहायता ही तो कर रहा है। अगर इसने चाकू न दिया होता तो इसको चाकू ना लगी होती और शायद मरता नहीं। उठा पटक से लात घूंसे से कोई मरता नहीं। फिल्मों में मर जाते हैं, फिल्मों में तो एक घूंसा मार दिया तो जमीन के अंदर घुस जाता है, इसे फेंक देते हैं। एक फिल्म में देख रहा था कि कोई हीरो था, पता नहीं कौन था, अजय देवगन था, ऐसे ऐसे कर रहा था वो आदमी को। अब वो आदमी जमीन से उछल के ऊपर आता था, फिर उसको मारता था। हमने ये तो लग रहा है फुटबॉल बना दिया आदमी। ये सब फिल्मों में होता है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो सामान्य मारपीट में नहीं मरते लोग, लेकिन चाकू ने क्या किया उनको। तो यहां पर क्या होगा? यहां क्या कंडीशन बनने जा रही है? यहां पर जो है बी हत्या के अपराध का दोषी है, अपराध का दोषी है, और डबल स्टार बना लिया करो, क्योंकि बनाते रहोगे तो एक दिन लग जाएंगे, और नहीं बनाओगे तो फिर भी लग जाएंगे, बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हत्या के अपराध का दोषी है। और जो ये दोस्त आया, दोस्त का नाम तो लिखा ही नहीं हमने, दोस्त आया पी, पी दोस्त आ गया, तो दोस्त पी जो है ये क्या होगा? सहायता द्वारा ए की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है। अन्य बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, क्या सजा होगी, चाकू पकड़ाने की क्या सजा होगी, वो सब हम अभी आपको बताएंगे आगे। अभी तो सिर्फ आप ये पकड़ना सीखिए कि दुष्प्रेरण क्या है और कैसे क्या होना है। ठीक है, ये जो नोट्स आप बना रहे हो इसको अच्छे से बना लेना, श्योर करें कि आपको ट्रेनिंग एकेडमी में और बढ़िया पढ़ाया जाए, अच्छे मार्गदर्शक मिलें। देखिए बहुत सारी चीज़ इन्हीं को पढ़ के आप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने इन पेपर में टॉप किया है हमारी कॉपियों से पढ़ पढ़ के।
तो विद्वत्ता अपनी जगह पर है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना अपनी जगह पर है, तो आप उससे चीज़ें छांट सकते हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है ना, आपकी हमारी आपसी जनमानस की भाषा है। इन धाराओं को पढ़ के जो हमने समझा सीखा वो आपको बता दे रहे हैं, उतना सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इसको इजी टर्म में समझने का प्रयास करें। तो ये दो अपराध हुए यहाँ पर, ठीक है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी देख लें। अब एक घटना और आपको दिखा रहे हैं जिससे कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी आपको। एक व्यक्ति है पी, एक दूसरा व्यक्ति है क्यू। पहली वाली घटना को ही ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। और तीसरा व्यक्ति है आर और चौथा व्यक्ति है। वही घटना पी क्यू को उकसाता है। कि क्यू आर की हत्या कर दे, क्यू आर की क्या कर। पी ने क्यू की बहन एस को आर के साथ संवेदनशील स्थिति में देखा है। अब इसी को हम कहते चुम्मा उम्मा लेते देखा है, और दूसरी भाषा हो गई, लेकिन सब संवेदनशील पर्याप्त शब्द है। इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा कार्य जो जनमानस में बोलने में कहने में बुरा लगता है ना। संवेदनशील परिस्थितियां, ऐसी स्थिति में देखा। और पी ने क्यू से कहा कि क्या कहता है कि यदि वह क्यू की जगह होता तो आर की हत्या कर देता। ये मैंने घटना आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई थी। अब उसी घटना के कुछ दूसरे पहलुओं की तरफ चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको वो ध्यान देना होगा। ये घटना मैंने बताई और मैंने कहा कि अगर क्यू ने मार दिया तो एक कंडीशन बनी हमारे सामने, और दूसरी कंडीशन बनी कि वो पी किस अपराध का दोषी होगा। ये हम लोग जान ही रहे हैं भाई, क्यू ने मार दिया तो क्यू हत्या के अपराध का दोषी है ना। लिख देता हूं, क्यू ने मार दिया तो हत्या के अपराध का दोषी है, और पी हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, इसमें हमें कुछ नया नहीं समझना, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। समझना ये है कि अगर क्यू ना मारे आर को तब क्या हो। ये क्यू आर को नहीं मारता है तो क्या होगा। क्यू किसी अपराध का दोषी नहीं है, दोषी नहीं है। फिर पी का क्या होगा, क्योंकि पी ने अपना काम कर दिया है। पी ने आर की हत्या का दुष्प्रेरण कर दिया है, मुंह से जबान निकल गई है। अब ये तो क्यू पर है, वो करे या ना करे। तो यहां पर क्या कहा गया है कि भले ही उकसाया गया व्यक्ति वह अपराध नहीं करता है, सहायता प्राप्त व्यक्ति वह अपराध नहीं करता है, षड्यंत्र प्राप्त व्यक्ति वह अपराध नहीं करता है, किंतु जिस व्यक्ति ने उस चीज के लिए उकसाया था, षड्यंत्र करने के लिए कहा था, सहायता प्रदान की थी, वह व्यक्ति उसके अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, क्यू क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्यू आर की हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा, भले ही आर की हत्या नहीं हुई है, लेकिन दुष्प्रेरण तो हत्या का ही हुआ है ना।
तो जब हत्या का दुष्प्रेरण हुआ है तो दोषी किसका होगा? दोषी भी उसी अपराध के संदर्भ में होगा। तो ये बात याद रखने की, यही टेक्निकल पॉइंट है। अगर अपराध हो गया तो दोनों दोषी हो गए, या 4 लोग या 10 लोग या 50 लोग शामिल हैं तो सब दोषी हो गए, अपराध हो गया। लेकिन अपराध नहीं हुआ तो फिर वो व्यक्ति दोषी है जिसने उसको कराने के लिए पूरी भूमिका बनाई थी, उकसाया था, षड्यंत्र किया था, सहायता प्रदान की थी। जो भी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही हो, सारी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दुष्प्रेरण क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत पढ़ने की आवश्यकता आपके लेवल पर नहीं है। अब धारा 46 पढ़नी है। धारा 46, इसमें कहा गया है दुष्प्रेरक, जी में कहते हैं अबेटर। तो प्रश्न होता है कि दुष्प्रेरक कौन है? कौन है? हु इज अबेटर? तो कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, उकसाता, षड्यंत्र करता है सहायता पहुंचाता है, पहुंचा। जो व्यक्ति ये 3 काम करता है वही है अबेटर। दुष्प्रेरक तो वही हुआ जो दुष्प्रेरण करे। दुष्प्रेरण कैसे होता है? इन्हीं माध्यमों से होता है। अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करना चाहेगा तो उसके पास सिर्फ यही तो 3 मेथड है हमारे पास, या तो उकसा के करेगा, या षड्यंत्र द्वारा करेगा, या सहायता द्वारा करेगा। तो जो इसके द्वारा किसी अपराध को करवाता है, अपराध को करने के लिए ये कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? दुष्प्रेरक है। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इसकी परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएगा, और मैंने आपको आईपीसी के हिसाब से बताया ये क्या है, सेक्शन 108 है। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पर कि किसी बात का दुष्प्रेरण अपराध होता है। आगे चलता हूँ, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा तेज रखिएगा दिमाग को, बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत पढ़ना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट टाइप का। किसी बात का दुष्प्रेरण अपराध है तब दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण ही अपराध होगा। किसी बात का दुष्प्रेरण अपराध है तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी तो अपराध होगा। ये मैथमेटिक्स की तरह एक सूत्र निकल करके आया। अगर ए जो है बी का रिश्तेदार है, बी सी का रिश्तेदार है, सी डी का रिश्तेदार है, डी ई का रिश्तेदार है, ई जेड का रिश्तेदार है, जेड एम का रिश्तेदार है, तो ए और एम भी तो आपस में रिश्तेदार होंगे। रिश्तेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो जब बात होगी तो ए और एम के बीच में भी तो रिश्तेदारी आ जाएगी। तो अगर किसी बात का दुष्प्रेरण ही अपराध है, देन अब कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण पर दुष्प्रेरण कर रहा है तब क्या होगा? तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन की जरूरत तो आप लोगों के लेवल पे पड़ती है, लेकिन बड़े लेवल पे पड़ती है, उसको भी समझ लीजिए। एक व्यक्ति है ए, ये रहता है प्रयागराज में, और एक व्यक्ति है बी, ये रहता है कानपुर में। एक व्यक्ति है सी, ये रहता है लखनऊ में। एक व्यक्ति ई, ये रहता है शाहजहांपुर में। फिर एक व्यक्ति है ई, ये रहता है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। एक व्यक्ति है एफ,
ये रहता है लंदन में। एक व्यक्ति है एन, ये रहता है फ्रांस में। देखिएगा, इस घटना को समझिए। कभी घटना आती है तो फिर बड़े अधिकारी आईपीएस वगैरह इन्वॉल्व किए जाते हैं, दरोगा जी लोग तो नहीं किए जाते, फिर भी समझ लीजिए आप ही बन जाओ कुछ। ए ने, एक व्यक्ति है, का नाम है वाई। ए ने वाई की हत्या के लिए बी से कहा, ये सब गैंगस्टर हैं, सब अपराधी हैं, ये पहली बात समझ लें, सब अपराधी हैं ये, हार्डकोर क्रिमिनल्स। ये महोदय भी वही हैं। लेकिन ए ने क्या किया, वाई की हत्या के लिए, ए ने वाई की हत्या के लिए क्या किया, बी का दुष्प्रेरण किया। बी ने कहा कि भाई मैं इस समय बहुत बिजी हूं, उत्तर प्रदेश में वैसे भी योगी सरकार चल रही है, बहुत ज्यादा टेंडर हम ले नहीं पाएंगे, बहुत संभल संभल के चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे यार, फिर कैसे काम होगा? उन्होंने कहा कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारा एक आदमी लखनऊ में है, इसके प्रॉपर लिंक काफी हैं। अच्छा, जो ये व्यक्ति है ये कहां पर है? ये है मान लो जर्मनी में, जर्मनी में है ये। मारना इसको है, मामला इंडिया का है ही नहीं, बाहर का मामला है। मारना है इसको, वाई को। और उन्होंने कहा कि यार कैसे उसको मारेंगे, तो यहीं से कोई टीम सेट करी जाए, कुछ हो। तो बी ने कहा चलो कोई नहीं, टेंशन ना लो, हम, ये हमारा आदमी है सी, लखनऊ में, ये भी अच्छा बड़ा गैंगस्टर है, इसके लिंक प्रॉपर हैं, ये फला फला गैंग से जुड़ा हुआ है, ये कर देगा काम, टाइम लगेगा 2-4-10 दिन हो जाएगा। ठीक? इसने इसको दुष्प्रेरण किया, डी फॉर दुष्प्रेरण। सी ने कहा भाई देखिए ऐसा है कि मैं तो जेल ही में हूं, फोन किया तो बताया जेल में, और लेकिन काम रुकेगा नहीं, वो पेमेंट वगैरह हम लोग क्लियर हो जाएंगे। हम जो है शाहजहांपुर में हमारी एक महिला है, बड़ी गैंगस्टर, तो हम उससे बात करते हैं। ठीक है, तो उस महिला से बात करते हैं, महिला का काफ़ी बड़ा गिरोह है, वो करवा देगी काम, कोई दिक्कत नहीं। उनने कहा कि ठीक है। जब इससे बात की गई तो उसने कहा देखिए मैं इस समय धार्मिक हो गई हूँ, पूजा पाठ में इन्वॉल्व हूँ, मैं नवरात्रि का व्रत रह रही हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँ। अगर जल्दबाजी है, अभी आज व्रत शुरू हुआ है, 9 दिन तो इसी में चलेगा, इसमें हम खून खराबा नहीं कर। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे एक परिचित हैं यहाँ पर पांडे जी, प्रतापगढ़ में, हम इनसे करवा देते हैं, आप क्यों परेशान हैं, फालतू में इलाहाबाद से इतना चक्कर लगाया आपने, प्रतापगढ़ बात कर लिए होते, कैसा पता ही नहीं था, परिचय नहीं था पांडे जी से। कहा अरे पांडे जी बहुत बड़े खिलाड़ी है। ये सब बात हुई, और इसके बाद में इनसे फ़ोन मिला, इन्होंने इनको कहा कि पांडे भैया जो है एक आदमी को निपटाना है। पांडे जी ने कहा देखिए मैं इस समय पॉलिटिकल हो गया हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हो गया हूँ, उसको लड़ना है 2027 का चुनाव, मैं किसी भी पचड़े में नहीं फंसना चाहता। भैया फिर कैसे काम बनेगा बताइए, कितनी बड़ी जो है अच्छी खासी 40 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है ये मिलना है हम लोगों को उसको मारने पर। अब आप वैसे करेंगे तो कैसे होगा, और ऊपर बहुत टीम है, सबको थोड़ा थोड़ा बटना है, ऐसी बात है, तो परेशान मत हो। हमारा साथी जो है वो लंदन में है, अपने यहाँ का है, हम उसको बोलते हैं, वो सीधे जाके निपटा देगा, कर देगा काम क्लियर। उसने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा, उन्होंने कहा भाई हम ना कर पाएंगे, बिल्कुल चर्चा मत करना, भारत की और इंग्लैंड की एक्स्ट्राडिशन ड्यूटी हो गई है, प्रत्यर्पण संधि हो गई है, अगर हम पकड़ा जाएंगे तो सीधे इंडिया भेज देंगे हमको उठा के, सब मत कराइए हमसे काम। तो कैसे होगा, है कि परेशान मत हुई, हम कराएंगे, ये आपने कहा है तो आपकी बात ले ली हमने दिमाग में। अब हम अपने साथी एन से कहते हैं, जो रहने वाला है दिल्ली का लेकिन फ्रांस में रह रहा है इस समय, इससे कहेंगे ये निपटा देगा। और यही काम जो हो रहा था यहाँ से दुष्प्रेरण वाला, इनको हुआ, फिर इनको हुआ, फिर इनसे इनको हुआ, और फिर इनसे इनको हुआ। और जब एन को मालूम चला तो उसने कहा ठीक है, मैं जाने वाला भी था फ्रांस से, जर्मनी जाने का टूर था, बाद में था, लेकिन मैं भी चला जाता हूँ। ये यहाँ से गया और इसने जा करके वो ख़त्म कर दिया। यानी जो वाई की हत्या हुई, वो एन ने वाई की हत्या कर दी।
अब देखिए आपकी कहानी कैसे घूम रही। तो एन अरेस्ट हो गया, एन अरेस्टेड। अब हमारी फ्रांस में एक्स्ट्राडिशन टीटी है कि नहीं है, क्या है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो मरा है वो भी बहुत बड़ा आदमी था। 40 करोड़ जिसके लिए दिया जा रहा हो, छोटा थोड़ी होगा, 4 रुपया थोड़ी दिया जाए, 40 करोड़ दिया जा रहा है। अब ये जो है मैटर खोजने के लिए भारत की पुलिस लगी, और जब पुलिस लगी और जर्मनी की पुलिस ने भी पता लगाया तो उन्होंने कहा एन नाम का आदमी आया था, पता चल गया, एन को अरेस्ट कर लिया गया। एन से पूछा गया, उसने कहा अब जो काम ऐसे घूमा था अब वो काम उल्टा घूमने जा रहा है। जब एन से पूछताछ होगी तो बताएगा एफ ने हमको बताया, एफ से पूछताछ होगी तो बताएगा ई ने बताया, ई को जब पकड़ा जाएगा तो डी बताएगा, डी को पकड़ा जाएगा तो सी बताएगा, सी को पकड़ा जाएगा तो बी बताएगा, और बी को जब पकड़ा जाएगा ये बताएगा। वास्तविकता में जो मुख्य व्यक्ति है वो यही कहते हैं तार खोलना। अपराध के तार खुल रहे हैं, और जब तक सारे तार नहीं खोलेंगे तब तक सही आदमी कभी पकड़ में नहीं आ सकता। और इसके लिए पुलिस को जान लगाना पड़ती है, परेशान होना पड़ता है, मुखबिर लगाना पड़ते हैं, बहुत मेहनत काम है। अपने देश में तो अलग समस्या है, दूसरे देश में पता कराना और कठिन काम है। तो जब ये होगा तो क्या होगा, ये तो हत्या के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। अब देखिए, ये हमने बताया अभी कुछ देर पहले, मैंने आपसे कही बात कि किसी बात का दुष्प्रेरण अपराध है तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध होगा। इनमें से कोई व्यक्ति बचने वाला नहीं है। यानी इसमें क्या होगा, एन ने वाई की हत्या की है तो ये हत्या के अपराध का दोषी है, हत्या के अपराध का दोषी है। क्लियर हो रहा होगा। और ये जितने हैं ए बी सी डी ई और कौन था एफ, और एफ के बाद एन, एफ तक, ये तो हत्या में हो गया। ये सब क्या है, हत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के दोषी हैं। सिद्धांत वही है, लेकिन समझने के लिए इतना बड़ा चित्र बन गया, इतनी कहानी बन गई इसमें। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसे क्या है, लिंक करना पड़ता है। तो जब तक सारे साक्ष्य सबूत नहीं मिल पाएंगे तो न्यायालय में कैसे साबित करोगे। एक के बाद एक तार निकलते हैं, इन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, सबकी परिस्थितियां होंगी, सबकी फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे, सबका पुराना रिकॉर्ड निकाला जाएगा। जब सब निकलेगा तो सब जोड़ा जाएगा। इसी को कहते हैं विवेचना। यही पुलिस विवेचना करती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये है दुष्प्रेरण का अपराध, और मैंने आज आपको 2 धाराएं बताई। किसी बात का दुष्प्रेरण धारा 45, और दूसरी मैंने धारा बताई धारा 46 दुष्प्रेरक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और कल से हो सकता है कि हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ जाएं आपके लिए। पहले आप क्वेश्चंस करिए, आपको आइडिया लगेगा क्या है। धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को देखते रहेंगे। इसके पूर्व के वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, आंसर भी समझ में आ जाए, है ना, क्योंकि उससे सब जुड़ी हुई बातें होंगी और उससे एक आइडिया भी आपके मन में डेवलप होगा। मिशन इंस्टीट्यूट के ऐप में भी कक्षाएं चल रही हैं, जो लोग ऐप में जुड़े हैं वहाँ से कनेक्ट होकर चीज़ों। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।